नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वर्तमान हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर उर्मिला शिरीष की कहानी। शीर्षक है अपराजिता। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुना तुमने? रश्मि का ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हुआ? एक दिन में कैंसिल हो जाएगा। पता नहीं किस पर गाज गिरेगी। कोई ना कोई तो जाएगा ही। यहाँ सब अपना अपना सोर्स लेकर बैठे हैं। जिनका कोई सोर्स नहीं होता उन्हीं का ट्रांसफ़र होता है। उनके 8 ट्रांसफ़र होते हैं। कहने को तो सब ऊपर से कह रहे थे, लेकिन प्रत्येक सदस्य के मन में आशंका थी, साथ ही जिज्ञासा भी कि कौन जाएगा। सबकी रिश्तेदारियां, प्रभाव सूत्र तथा तत्परता की छानबीन गोपनीय ढंग से चलती रही। अपने अपने लोगों से मिलकर सभी आश्वस्त हो चुके थे। बाबू से लेकर बड़े अफसरों तक से कन्फर्म कर लिया था। फिर भी कहीं न कहीं आशंका का एक धुंधलका छाया हुआ था। चिंता की बारीक रेखा खिंची थी। जब तक रश्मि रिलीव होकर ज्वाइन नहीं कर लेती, तब तक हर एक की आंखों में निश्चिंतता की नींद कहाँ। और जैसा कि सबको पूर्वानुमान था, वही हुआ। निरस्त होने का जो आदेश हुआ वो अप्रत्याशित तो नहीं, मगर धक्का पहुंचाने वाला अवश्य था। रश्मि ने अपनी पोस्ट सुरक्षित करवा ली और अब कुसुम को उसकी जगह जाना था। क्योंकि ग्वालियर से जिनको आना था वो विभाग के बड़े अधिकारी की साली थीं। सबको दुख हो रहा था कि कुसुम को क्यों हटाया गया, खासकर तब जब उन दोनों की दोस्ती की चर्चाएं हर एक की जुबान पर रहती थीं। खास दोस्त, मददगार, हर समय रश्मि के साथ खड़ी होती। बीमारी हो या पैसे की कमी, बच्चों की समस्या हो या और कोई समस्या। कहा तो यहाँ तक जाता था कि उसका मकान बनवाने में रश्मि ने काफ़ी सहयोग दिया था। लेकिन जहाँ नौकरी का सवाल आया, वहाँ सरकारी नौकरी में कोई अपना पराया नहीं होता। सबके अपने अपने दुख होते हैं। दुख नहीं, स्वार्थ और सुविधा। चर्चाएं लगातार चल रही थीं। ताज़ा विषय यही था उन सबके बीच। अब कुसुम क्या करेगी? बेचारी, सीधे को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। जाने वाले से संबंध बनाए रखने का क्या औचित्य है? औचित्य तो रश्मि के साथ संबंध निर्वाह करने में था, जिसका दबदबा जग जाहिर था। क्या पता कल किसके काम आ जाए। मगर विश्वास की एक दीवार सबके दिलों में ढह चुकी थी कि जो अपनी दोस्त की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। चूंकि रश्मि को ज्वाइन करना था, इसलिए कुसुम को तत्काल रिलीव कर दिया गया। प्राचार्य ने हल्की सी सहानुभूति जताई, मगर वे सहानुभूति के शब्द हवा में उड़ते सूखे पत्तों के समान थे। कुसुम जब कार्य मुक्त होने का आदेश लेकर बाहर निकली तो उसे लगा कि वो एक अजनबी की तरह अपरिचित स्थान पर खड़ी है। सब उससे नज़रें बचाकर चल रहे थे या बात करने से कतरा रहे थे। लोगों के मन में ये भाव भी था कि कहीं वो अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए ना कह दे। जिस जगह पर वो पिछले 8 वर्षों से काम कर रही थी, वही कॉलेज उसका अपना नहीं रहा था। नितांत पराया और वीरान लग रहा था। हालांकि सब कुछ वैसा ही था। कैंटीन में बनती चाय, कढ़ाई में तले जाते समोसे और उनकी महक, पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाँ, उल्टे लटके चमगादड़, बगीचे में बैठी लड़कियाँ। मगर ये सब ऐसी निकलती जा रही थीं जैसे कोई पहचानता ही ना हो। विभाग वालों ने भी मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी नहीं थी। पढ़ने पढ़ाने के अलावा तमाम कामों में उसकी ड्यूटी लगी होती थी, जिन्हें वो पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ करती थी। हालांकि इसके लिए उसे उपहास का पात्र भी बनना पड़ता था, व्यंग बाण भी झेलने पड़ते। कुलीग उसे किताबी कीड़ा और प्रिंसिपल की पूंछ कहा करती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि वो यहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए आती है। नौकरी उसके जीवन की ज़रूरत है, अनिवार्यता है, ताकत है, सुरक्षा है, आर्थिक परेशानियों से उबरने का सबल साधन। प्राथमिकता के आधार पर वो उससे जुड़ी थी। इसलिए दूसरों की तरह मुक्त होकर घंटों दूसरों के बीच बैठकर चर्चा में भाग नहीं ले पाती थी, क्योंकि ना तो उसके पास चंदेरी साड़ियों का ढेर था, न जेवरों की वैरायटी। हर नई पिक्चर देखने का हौसला भी उसे नहीं था। 10-20 रुपए रोज़ कैंटीन में खर्च करना भी उसके लिए भारी पड़ता था। महीने का बजट उसके सामने रहता था शायद। इन सबसे ज़्यादा उसे घर भागकर बच्चों के बीच रहना अच्छा लगता था। अब क्या करोगी? तुम भी खिसकाओ किसी को। यहाँ तो खिसकाओ धर्म चलता है, मुंहफट नीला ने कहा। जब तक खिसकाऊ पॉलिसी पर नहीं चलोगी, तब तक लोग तुम्हें गेंद की तरह उछालते रहेंगे।
भैया ये राजधानी है, तुम क्या सोचती थी लोगों को ईमानदारी से पढ़ाना पसंद है? तुम्हारा कर्तव्यनिष्ठ होना ट्रांसफ़र को रोक देगा, या तुम्हारी सादगी पर लोग तरस खाएंगे, या रात दिन मरती खपती हो लोग उसकी कदर करेंगे? नीला का एक एक शब्द उसे अपना कहा प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस समय वो इन बातों को नहीं सुनना चाहती थी। इस समय तो चिंता थी उसे ट्रांसफ़र रुकवाने की, और ये रुकवाने का काम कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। पारिवारिक समस्याओं का रोना, जिन्हें प्रायः असत्य माना जाता है, को सुनाकर वो दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। बच्चों को बीच में से निकालना होगा। फीस साल भर की जमा कर दी थी, किताबें भी आ चुकी थीं, यूनिट टेस्ट हो चुके थे, लंबी छुट्टी लेकर बैठ नहीं सकती थी। पति का काम इतना अव्यवस्थित है कि वे वहाँ जा नहीं सकते। गवर्नमेंट क्वार्टर खाली करना पड़ेगा सो अलग। इतना बड़ा मकान 3,000 रुपये किराए से कम में क्या मिलेगा? अपने मकान का पोजीशन मिलने में अभी 2 साल बाकी हैं। 2 शहरों में 2 गृहस्थियाँ जमाने में सारा पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा। सोच सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था। निकलते हुए उसकी निगाह रश्मि पर पड़ी। घुंघराले काले बाल गोरे रंग पर ज़्यादा ही चमक रहे थे। गहरे लाल रंग का सूट खूब दमक रहा था। लापरवाही से लहराता दुपट्टा जैसे उसकी विजय को दर्शा रहा था। अपनी चाल, हाव भाव तथा खिली मुस्कुराहट से वो बेहद निश्चिंत और खुश लग रही थी। अंदर से कितना विश्वास होगा इसके भीतर। ट्रांसफ़र न होने का विश्वास, पैसे का विश्वास, सुरक्षित भविष्य का विश्वास। सॉरी कुसुम, मुझे नहीं मालूम था कि किसको हटाया जा रहा है। अंदर से रुलाई का वेग फूटने को हुआ, मगर उसने स्वयं को जब्त कर लिया और भरसक ये जताने की नाकाम कोशिश की कि वो कतई परेशान नहीं है। सिर्फ इतना ही बोली, कोई बात नहीं। इन 3 शब्दों को बोलने में उसे अथाह वेदना महसूस हुई। हालांकि वो जानती है कि रश्मि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो किसी और को हटवा भी नहीं सकती थी। वे सब अपना तबादला निरस्त करवा लेती। सबसे कमज़ोर पर ही अपनी ताकत का वार इमरजेंसी में सबसे पहले किया जाता है। अब बाहर निकलते हुए उसके जहन में कई नाम एक साथ आ खड़े हुए। मंत्री जी, आयुक्त, सचिव, अतिरिक्त संचालक, विधायक या कोई और दलाल जो उसका काम करवा सके। उसने स्कूटर उठाया और अपरिचित से लगते महाविद्यालयों को विदा करती निगाहों से देखा। चीज़ों को बदलते देर नहीं लगती। कोशिश करने में क्या नुकसान? सब लोग कोशिश करते हैं, खुद मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उसने मंत्री जी के बंगले में ही पेड़ के नीचे खड़े होकर आवेदन लिखा, जिसमें अपनी वास्तविक समस्याओं से उत्पन्न होने वाली तकलीफ़ों का जिक्र किया। मसलन वृद्ध सास हैं, छोटी सी बच्ची को ब्लड कैंसर है, मानवीय आधार पर तबादला निरस्त करने की प्रार्थना की। मंत्री जी के बंगले पर भारी भीड़ थी। जगह जगह लोग खड़े थे। बाहर से आए लोग अलग नज़र आ रहे थे, जो सुबह से आकर यहीं बैठे थे, बिना चाय नाश्ते के जमाहियाँ लेते हुए। कुछ लोग 2-3 बार आकर चक्कर लगा गए थे। बताया गया कि मंत्री जी आराम से निकलेंगे, अभी तो मालिश करवा रहे हैं, स्नान करके पूजा पर बैठते हैं, फिर नाश्ता। 3-4 बार पर्ची लिखकर दे चुके थे लोग। उसने भी दोबारा पर्ची दे दी। हल्की धूप लॉन में खिली थी। कतारबद्ध रखे गमलों में डेलिया के फूल खिले थे, मगर घास में उतनी नमी तथा हरीतिमा नहीं थी। उसका मन शंकाग्रस्त हो उठा। मिलने में क्या हर्ज है, उसने स्वयं को समझाया। इतने लोग अपनी समस्याएं तथा शिकायतें लेकर आते हैं, क्या सबका समाधान हो जाता होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5, 3 गाड़ियाँ आती, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ। लोग उतरते अपने नेता के साथ और सीधे भीतर चले जाते। कोई बताता फला मंत्री हैं, फला विधायक हैं, क्षेत्र के लोगों को तरजीह देते हैं। काम करवाना हो तो अपने क्षेत्र के लोगों को साथ लाना चाहिए। आम लोगों का नंबर तो आता ही नहीं है। आम लोग तो हर जगह आम ही होते हैं, चाहे मंत्री का बंगला हो या अस्पताल। अंततः उनका पीए आया और हिदायत देकर चला गया कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, मंत्री जी बाहर आकर ही मिलेंगे। एकदम संक्षेप में अपनी बात करिएगा। सादे प्रतीक्षारत लोग क्षणों में ही कतारबद्ध हो गए, जैसे मशीन का स्विच दबा दिया गया हो। वो खिसकते खिसकाते पीछे जाकर खड़ी हो गई। स्वयं पर झुंझलाई, शर्माई और अपमानित महसूस करती सी लोगों के बीच में ठस गई। यहाँ समय और लोगों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ भी किसी का नाम चाहिए, सिफारिश चाहिए। वो किसकी सिफारिश लेकर आए?
मैडम सामने जाइए वरना भेंट नहीं हो पाएगी, पीए ने उससे मुखातिब होकर कहा। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मंत्री जी बाहर निकले। बगल में पीए व अन्य लोग, ऊंचे पूरे भव्य व्यक्तित्व के मालिक, चश्मा लगाए आभिजात्य लग रहे थे। धूप में उनका भरा हुआ चेहरा टमाटर की तरह दमक रहा था। लोग अपनी बात शुरू करते कि मंत्री जी आगे बढ़ जाते। शायद वो एकाध शब्द से ही पूरी समस्या का, काम का सूत्र पकड़ लेते होंगे। यकायक ही लोगों की कतारबद्ध लाइन गोलाई में सिमट गई और वो पीछे धकेल दी गई। जाइए, आगे जाइए, आप भी धक्का देकर सामने निकल जाइए। लेकिन जब तक वो सामने पहुंचती, मंत्री जी गाड़ी में बैठ चुके थे। एकाएक भीड़ तितर बितर हो गई। खाली हाथ बड़बड़ाते हुए लोग बादलों की तरह छटने लगे। दरबार एकदम खाली एवं सूना हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए या यहाँ खड़ी रहे। अपमान तथा क्षोभ उसके चेहरे पर उतर आया। मैडम, आपका क्या काम था? कमरे में से निकलकर एक युवक ने हमदर्दी से पूछा। बात करनी थी मंत्री जी से, 4 घंटे से खड़ी थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही चलता है मैडम। वैसे किस सिलसिले में मिलना था? युवक ने आवाज़ में कृत्रिम हमदर्दी का रस घोलते हुए कहा। ट्रांसफ़र के बारे में। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा। अच्छा अच्छा। युवक बंदर की सी फुर्ती से उठकर उसके पास आ पहुंचा। एप्लीकेशन बना ली, लाइए और आप कल आ जाइए, हम आपकी भेंट करवा देंगे। वैसे तो तबादले निरस्त नहीं हो रहे हैं, फिर भी कोशिश करके देख लीजिए। युवक की बातों का प्रभाव उसके विषादग्रस्त मन पर सीधे पड़ा। युवक के लिए कितना आसान था मंत्री का सामीप्य, लेकिन उसके लिए सब कुछ असंभव। दुर्गम मंजिल पाने की सिर्फ कल्पना की जा सकती थी, वो भी कटे हुए पंखों के साथ। घर पहुंची तो बीमारों की तरह पलंग पर जा गिरी। हताशा ने उसके मन को ही नहीं, शरीर को भी थका दिया था। जहां अपने विभाग के मंत्री से मिलना इतना मुश्किल हो, वहां कोई बात कैसे बताई जा सकती है? उनके पास मिलने और सुनने का वक्त कहाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आने वाली परिस्थितियां उसे अंधकार की ओर धकिया रही थीं। इतनी देर कहाँ लगा दी? मंत्री जी के पास गई थी। अकेली? अकेली से क्या मतलब, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ? वो तैश में आकर बोली। जहाँ मन में आया मुंह उठाकर चल दी, पूछा तो होता। तुम साथ चलते? नहीं ना, तो फिर? उसने उसी गुस्से में अपनी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष को फ़ोन किया। बड़ा खराब लगा सुनकर, हमारा मेहनती और योग हैंड चला गया। कोई है नहीं क्या? कैंसिल करवा लीजिए। बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, अकेली नहीं छोड़ सकती। आप ही बताइए मैडम, क्या करूं? वे क्या बताएं? शासन के मामले में कोई कुछ नहीं बताता। वक्त आने पर सब अपने अपने सिफारशी सूत्र भीतर छुपा लेते हैं। अपना पद तथा अपना स्थान अर्जुन के लक्ष्य के समान दिखने लगते हैं। उनको कुछ तो सोचना चाहिए था। आपकी तो मित्रता थी उनसे। कौन सोचता है मैडम? कोई आया है, बाद में बात करते हैं। उसके डूबते सर को झेलना न पड़े, इसलिए उधर से बात समाप्त करने का संकेत मिल गया। शाम तक कितने ही फ़ोन कर डाले, कहीं कोई छोर या सूत्र तो हाथ नहीं लगे। कोई विश्वसनीय पात्र, लिंक। किसी ने 2-4 सुझाव दिए तो किसी ने हिंट किया कि पैसे दिए बिना नहीं चलेगा। यदि 20-25 हज़ार खर्च करने की गुंजाइश हो तो बताओ। 20-25 हज़ार? उसकी जीभ तालू से लग गई। इतना पैसा यूं ही नहीं दिया जा सकता है। हैं ही नहीं पैसे तो दूं कहाँ से? दूसरे दिन अज्ञात प्रेरणा से वो पुनः मंत्री जी से भेंट करने वाली भीड़ के बीच जा खड़ी हुई, प्रतीक्षा करती हुई। कल वाला नवयुवक उसके उदास चेहरे को देखकर प्रगाढ़ सहानुभूति जताने लगा। मंत्री जी से 2 घंटे बाद मुलाकात हो सकी। थरथर कांपते पांवों को घसीटते हुए सामने जा खड़ी हुई। कहिए सर। ज्वाइन तो करना पड़ेगा, पहले ज्वाइन कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। उन्होंने सामने बैठे अन्य लोगों के कागज़ों को देखते हुए उससे कहा। हाथ में थमी एप्लीकेशन टेबल और उसके बीच झूलती रह गई और वाक्य कंठ के नीचे उतरता चला गया। सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ यही एक वाक्य सुनने के लिए उसने 2 दिन 7 घंटे बर्बाद किए। सैकड़ों फ़ोन किए थे, उन्होंने एक शब्द तक नहीं सुना, सिर्फ अपना चलता हुआ वाक्य बोला। एप्लीकेशन तक नहीं देखी। उनके पास वक्त नहीं था, पर उसका खून जमने लगा था। आंखें डबडबा आई थीं, सिर झुकाकर बाहर निकल आई। कोई सुनने वाला नहीं। अपने बिखरे बालों को बांधते हुए उसने अंदर बैठे उन लोगों को देखा जो आराम से चाय पी रहे थे। क्या वो युवक मदद करेगा?
घर पहुंचते ही उसने फ़ोन मिलाया, मगर उस समय वो था नहीं। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया। उसने उससे मिलने का समय मांगा। मिलना क्यों चाहता है, पति से बात करे या नहीं? मन ही मन डरती भी रही, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। 2-4 लोगों ने काम करवाने का वायदा भी किया, लेकिन पैसे के मामले पर उसका मन तथा लक्ष्य लटक कर रह जाता। घर में उसको सब कुछ सूना सूना लग रहा था। रश्मि इस समय विभाग में बैठी किसी कुलीग का मजाक उड़ाते ठहाके लगा रही होगी। उसके सफ़ेद दूधिया दांत काले बालों तथा भरे हुए गालों के बीच चमक रहे होंगे। उसकी आंखों के सामने क्लासरूम का दृश्य घूम गया। क्लास समाप्त होने पर पेड़ के नीचे बैठना, आते जाते लोगों से हाय हेलो, वहीं लड़कियों से बातचीत, काम से और दिमाग से भी अब जीवन कितना निष्क्रिय तथा उबाऊ लग रहा था। विधायक से मिलकर देखूं, क्या उनकी चलती होगी? एक बार मिलकर देखने में क्या हर्ज? उसने विधायक महोदय को फ़ोन मिलाया। शाम को आ जाइए 6-7 बजे। उधर से आवाज़ आई। क्या काम है ये बताने से पहले उसने फ़ोन रख दिया। शाम को जाने के लिए पति का साथ चाहिए था। कुछ नहीं होने वाला, पति ने जाते जाते भविष्यवाणी कर दी। उस समय वो बहस नहीं करना चाहती थी। विधायक के बंगले पर भीड़ थी, मगर अपेक्षाकृत कम, चारों तरफ आदमी ही आदमी। कोई महिला दिख रही है क्या? उसके पतिदेव का कहना था। तो अपने काम से आए हैं। 1 घंटे बाद ही विधायक जी ने बुलवा लिया। कई लोग बैठे हुए थे, इसलिए वो बात करने में सहम रही थी। ट्रांसफ़र? विधायक जी हल्के से मुस्कुराकर बोले। एप्लीकेशन दे जाइए, देखते हैं क्या हो सकता है। एप्लीकेशन जो उसके हाथों में आए पसीने से मटमैली हो गई थी, उसने कनीने से तह बनाकर दे दी। सर, उठते हुए उसने जबड़े चौड़े करके लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं होना, ऐसी हजारों एप्लीकेशंस आती रहती हैं, पति ने उससे कहा, लेकिन इस समय वो जरा भी वाक युद्ध नहीं चाहती है। घर में बैठे बैठे उसके दिमाग में विचार आया, क्यों ना आयुक्त महोदय से मिल लिया जाए। पति जा चुके थे, इसलिए वो फ़ोन करके जा सकती थी। सुना है बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, दयालु हैं, लोगों की बातें सुनकर सहानुभूति भी जताते हैं। विभाग की उन्नति के लिए उनके विचारों तथा सुझावों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर माना जाता है। पास बनवाकर अकेले ही लिफ्ट में जाते हुए उसे भय लग रहा था। क्या पता लिफ्ट फेल हो जाए या लाइट चली जाए, इसलिए पैदल ही वो विभाग में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पिंडलियाँ दुखने लगी थीं और पसीना बहने लगा था। इन दिनों उसका वज़न कुछ घट गया था, मगर थकान फिर भी जल्दी होने लगती थी। गहरी काजल की रेखा आसपास फैल चुकी थी। उसने रुमाल से चेहरा रगड़ा और उन कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, जहाँ कई टेबलों के पीछे अधिकारी या बाबू नाम के प्राणी अपने आसपास फाइलों को लादे बैठे थे। चपरासी को स्लिप थमाकर वो स्वयं को व्यवस्थित करने लगी। करीब आधे घंटे में बुलावा आ गया। सर, मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी परीक्षाएं होने वाली हैं। छोटी बच्ची को कैंसर है, कृपया मानवीय आधार पर। पहले आप ज्वाइन तो करिए, अभी तक गई क्यों नहीं? परेशानियां तो सबके साथ जुड़ी हैं, या फिर नौकरी छोड़ दीजिए। सर, शेष वाक्य उसे गले में अटक गया, लगा रो ही न पड़े। पहले आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकेगा। आपको मालूम है कि ज्वाइन न करने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उसका मन अंदर ही अंदर चीखने लगा। मंत्रियों, विधायकों और आईएएस की बीवियों बेटियों के क्यों नहीं होते ट्रांसफ़र? उनके लिए हैं ये नियम? उनके विरुद्ध होती है कोई कार्रवाई? रश्मि का ट्रांसफ़र किस आधार पर कैंसिल किया गया है? कोई तर्क? उसके पति के संबंध है मंत्रियों से, वो छापता है उनकी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और उपलब्धियों की महागाथा। एक मेरी जैसी मजबूर सिफारिशहीन सरकारी नौकर के लिए ही बनी हैं शर्तें, नियम और कार्यवाहियाँ। चेहरा उठाकर तक देखते नहीं कि सामने कौन खड़ा है, क्या परेशानी है। एप्लीकेशन तक नहीं पढ़ते, जैसे आंखों में छाले पड़ गए हों। मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके बनाए नियमों का पालन करने वाली शासन की लावारिस सेविका। अंदर उठते तूफान को समेटे थामे वो सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। बगल से गुजरते लोगों को देखकर लगा जैसे वे सब उसके शरीर में उठते लहराते तूफान को देख रहे हैं। उसने साड़ी के पल्लू को चारों तरफ लपेट लिया। मन को समझाती, लेकिन जैसे ही घर के बारे में सोचती तो फड़फड़ा कर फिर जा पहुंचती तबादलों के ठेकेदारों के पास। पता नहीं कितने चक्कर लगाए,
न खाने का होश था न सोने का। बच्चे स्कूल आ जा रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, उसे नहीं याद। संपर्क करने वालों ने अपनी अपनी तिथियां तथा काम करवाने की गारंटी तय कर दी थी। सारा तंत्र ही उसे मकड़ जाल की तरह लग रहा था। जो इस मकड़ जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता है वो अपनी सत्ता, शक्ति तथा प्रभाव कायम रख पाता है। कैसे बताए वो कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो 4 दिन की छुट्टी लेकर घर में नहीं बैठ सकती। पहली बार उसने इतनी लंबी छुट्टियां ली थीं, वो भी स्वयं को स्थापित करने के लिए। बस एक आखिरी आशा का केंद्र था मंत्री का पीए। वो काम करवाने का आश्वासन देता, निवाला डाल देता, फिर जानबूझकर 2 दिन फ़ोन पर गायब हो जाता। उसके बाद तबादले रूपी राक्षस को भयानक रूप से खड़ा करता, उसके नुकसानों की त्रासद कथाएं सुनाता। उसके बाद सहानुभूति तथा आत्मीयता का अभिनय करता हुआ स्वयं मिलने को आ जाता। आपका काम हो जाएगा, मगर उसके बिना नहीं होगा। आप सोचिए, ये सब हमारे क्या लगते हैं? कोई नहीं ना। फिर वो आपका ही काम क्यों करे? समझ रही हैं ना? आपकी तरह 50 लोग घूमते रहते हैं। हो तो जाएगा ना, इंतज़ाम करना होगा इतना पैसा। बच्चों वाला घर है, एक बच्ची को कैंसर है, फिर तो बेहद ज़रूरी है। 2 दिन का समय दीजिए, हो जाए तो बता दीजिए, अन्यथा। वो ऐसी लापरवाही से बोलता जैसे ये बातें उसके लिए मायने ही ना रखती हों। वो तो आपको परेशान देखकर मैं आ गया, वरना मैं जल्दी से ही जल्दी इंतज़ाम करती हूँ, फिर काम तो हो जाएगा ना। वो उसकी तरफ से आश्वस्त होकर जाना चाहती थी। मैं वहीं तो बैठता हूँ, इससे बड़ी क्या गारंटी होगी। मैं जल्दी फ़ोन करती हूँ। किसी के 4,000, किसी से 2, किसी से 7, इस तरह उसने 20,000 रुपये इकट्ठा करके उसे दिए। रुपए देते हुए घबराहट, शंका तथा चिंता के कारण उसका हृदय फटा जा रहा था और वो लेते हुए पूर्ण आश्वस्त, प्रसन्न तथा लापरवाह दिख रहा था। रात भर वो सो न सकी। क्या पता होगा भी या नहीं। गलत आदमी को तो नहीं दे दिए। काम तो करवाएगा ही, ना करवाने का क्या कारण। किसी को हटाए, किसी को लाए, मुझे क्या, मुझे तो अपनी जगह चाहिए। 3 दिन का बोल रहा था। वो बार बार फ़ोन का नंबर घुमाती, फिर देखती आज तो पहला दिन है, ये 2 दिन कैसे निकलेंगे। पल पल घुटन भरी प्रतीक्षा करते हुए कहकर गया था कि आदेश की प्रति स्वयं ला कर देगा। तीसरे दिन सुबह से ही तैयार होकर बैठ गई वो। आदेश मिलते ही कॉलेज जाना होगा। 10, 12, 1, 4 बज चुके थे। फ़ोन पर फ़ोन लगाकर वो परेशान हो गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। बीच में जाकर 1-2 चक्कर भी लगाए, मगर वो नहीं था। हर एक की बातों में आ जाती हो, देख लिया नतीजा। सरकारी काम में टाइम लग जाता है, हो सकता है इसी संकोच के मारे ना मिल रहा हो। जरा घर चले जाओ। मैं अब घर के चक्कर लगाऊं? पैसे दिए हैं, उसने पूरा भरोसा दिलवाया था। वो तो दिलाएंगे ही, उनके लिए तो धंधा है ये, सीजनल बिजनेस। तुम भी साथ थे, वो क्रुद्ध होकर बोली। और नौकरी मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे शौकिया जाने की आदत है। तो अब क्या करोगी? कहाँ से उतारोगी ये कर्जा? उसका गला रुंध गया। किसी एक बिंदु पर आकर इंसान कितना अकेला हो जाता है, कितना अजनबी। नौकरी मेरी, पैसा सबका, निर्णय दोनों का, दोषी मैं। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करो, साथ रहो, पता चला उसी ने ऐन मौके पर आपका साथ छोड़ दिया। पति के व्यंग बाणों ने उसे भीतर तक आहत कर दिया। काश वो धोखा न देता, अभी भी आ जाए। काम ना हो तो पैसे वापस कर दे। 20,000 की रकम कहाँ से लौटाएगी? उसके लिए तो 10 रुपये भी मायने रखते हैं। इतने दिनों का मान अपमान, विधायक मंत्रियों दफ्तरों का चक्कर लगाना और उन सबकी निगाहों की लोलुपता, दुत्कार रात्रि के एकांत अंधेरे में टपकते आंसुओं के साथ बहने लगे। हृदय में उठती गमक और सिर में चारों तरफ से कसता जाल। सोच लेना 20,000 रुपये गिर गए, चोरी हो गए, या 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। वो तरह तरह से मन को समझाती, मगर उस गोरे रंग के युवक की लपलपाती आंखों का वो कपट कहाँ जाएगा लेकर? कितने दिनों तक खाकर बैठेगा? दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। अब तक वो अपना मन रखने के लिए फ़ोन करती और दिन में 2 चक्कर तो लगाती ही। तबादला करवाने वाले दूसरे लोग समझ गए थे कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उन्हें क्या मालूम कि वहाँ पहले से ही किसी और ने अपना खेल खेल लिया है। यमदूत की तरह आया मंत्री जी का पीए अब उसकी पहुँच से दूर था। साथ ही डर ये भी बैठ गया था कि वो जानबूझकर ऐसी जगह न भिजवा दे जहाँ से आना जाना तक असंभव हो। शिकायत भी तो नहीं कर सकती।
एक दो किताबें उसके पास थीं, नो ड्यूज़ करवाना था। जब लौटाने गई तो उसे लगा सारा कॉलेज ही पराया तथा बेगाना हो गया है। गेट पर खड़ा चपरासी वो सिर्फ देखता रहा, नमस्ते तक नहीं की। रोज़ की तरह लोग कैंटीन में बैठे नजर आए। चाय समोसे के साथ गर्मा गर्म हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। लड़कियों का झुंड बातों में या खाने में मशगूल था। उसकी निगाहें पेड़ पर जा टिकी। सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। उल्टे चमगादड़ों को भगाने के लिए धुआं किया जा रहा था। जितना अधिक धुआं जाता उतनी तेजी के साथ वे इधर उधर उड़कर टकरा कर मजबूती के साथ लटक जाते। काला कत्थई रंग, कटाव लिए पंख। कई क्षणों तक देखती रही वो। उसकी नियति भी कुछ इसी तरह की चल रही है, उल्टी। कोई नहीं देखना चाहता है क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब जिसको देखना चाहते हैं तभी देखते हैं। पूरे 2 सप्ताह निकल गए थे। कॉलेज से किसी ने फ़ोन नहीं किया। वो उतनी सामाजिक नहीं थी, ना बातूनी, ना निंदा पुराण में पारंगत कि कोई उसे याद करता या किसी को उसकी कमी खलती। रात रात भर वो सो न सकी थी। क्या मिला मर खप कर? क्या मिला प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करके? क्या मिला ईमानदारी से ड्यूटी निभाकर? क्या मिला नैतिक कर्तव्यों का परिपालन करके? कहाँ हैं वे लड़कियाँ जिनके लिए रात दिन एक एक करके नोट्स बनाती थी, तैयारी करवाती थी? देखा नहीं वही लड़कियाँ किनके पीछे भागती हैं? जो झूठी अटेंडेंस देती हैं, जो आईएमपी देती हैं, जो पेपर के बारे में आश्वस्त करती हैं। उनके लिए वही मैडम सबसे अच्छी प्रभावशाली मैडम मानी जाती है। स्मार्ट बन ठन कर आने वाली मैडमों को ये लड़कियां सिर पर बैठाती हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में उठने वाले किस्सों, कहानियों और चारित्रिक अधःपतन को वे व्यक्तिगत मामला मानकर सिर्फ उनकी साड़ियों और सूटों पर मोहित रहती थीं और उनके लिए तालियां पीटती थीं। नाक नक्शे तो उसके भी अच्छे हैं, लेकिन उनको उभारने वाले विशेष आकर्षण पैदा करने वाले साधन उसके पास कभी नहीं रहे। आज रविवार था और सोमवार को उसे हर हालत में ज्वाइन करना था। चारों तरफ से उम्मीद की डोर टूट चुकी थी। वो पता नहीं कितने लोगों के सामने गिड़गिड़ा चुकी है, आंसू बहा चुकी है, भीख मांग चुकी है। चक्कर लगाते और रुपए मांगते उसे शर्म भी महसूस नहीं हुई। बच्चों की परीक्षाओं तक कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ससुर उसे सांत्वना दे रहे थे। सुबह उठी तो उसका मन हल्का था। इतने दिनों से छाया तनाव और घनघोर निराशा ने उसके मन को छोड़ दिया था। तैयारी कर ही रही थी कि उसकी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष का फ़ोन आया। कुछ नहीं हुआ? अरे होने को तो सब हो रहा है, सब तरह से हो रहा है। एक आदमी है जो तुम्हारा ट्रांसफ़र कैंसिल करवा सकता है। मेरी बड़ी इज्जत करता है, मंत्री जी का अभिन्न मित्र है, शायद कॉलेज के दिनों का सहपाठी है। इतने दिनों से वही सब सुन रही हूँ मैडम। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूँ, किस पर नहीं। ये खास है, पढ़ी लिखी स्त्रियों से मित्रता का शौकीन है। हो सकता है पैसे ही ना लगें, पर मुझे अब ट्रांसफ़र नहीं कैंसिल करवाना और न किसी की मित्रता चाहिए। अपने कैरियर के लिए ऐसी मित्रता कितनी ठीक होगी? ओहो, सब साथ में काम करते हैं या नहीं? अब वो ज़माना नहीं रहा लाजवंती बनकर रहने का कि पुरुष को देखा और सिमट गए पल्लू में। जान पहचान बनाने में क्या बुराई है? पहले अपना काम निकाल लो, फिर बाद में कुछ सोचो। दुनियादारी के हिसाब से चलो। यदि बार बार की इस झंझट से बचना है तो अपना एक आदमी फिट करके रखो। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, धन्यवाद मैडम, कहकर उसने फ़ोन पटक दिया और लंबी गहरी सांस ली। लगा अंदर का लावा फूट पड़ेगा। तड़प उठी वो। इतना अपमानित उसने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया था। फैला घर, बिखरा सामान, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से समेटे, क्या रखे। अनजान जगह पर रहने ठहरने का तनाव, पर आत्मसम्मान वाला रास्ता उसे साफ दिख रहा था, जहाँ वो कष्टों में नितांत अकेली थी मगर पराजित नहीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी अपराजिता। भ्रष्ट शासन तंत्र की बखिया उधेड़ती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी जागरण सखी में अप्रैल 2004 में प्रकाशित हुई थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।